हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर इन इंडिया फर्स्ट, जहां पर इंडियन एग्रीकल्चर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में है। देखिए, एग्रीकल्चर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर अच्छे से समझा जाए तो ये इजी है और इसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो यानी कि ये मार्क गेनिंग भी है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर, इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर अगर हम इस वर्ड को समझें तो बेसिकली एग्रीकल्चर जो ये वर्ड है ये इसका मीनिंग अगर ब्रॉडली मीन्स अगर देखा जाए तो यानी कि मनुष्य के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए। फूड प्रोड्यूस करने के लिए मनुष्य के द्वारा एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट करना, यानी कि एग्रीकल्चर जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे में हम इरिगेशन का यूज़ कर लिए, अदर जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए पेस्टिसाइड्स हो गए, इनका यूज़ कर लिया, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लिया, यानी कि हमको क्या है, फूड जो है वो प्रोड्यूस करना है जिसके लिए हम अपने इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए, एग्रीकल्चर देखा जाए तो इंडिया में बहुत पुराने टाइम से हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एरिया था, और आज के टाइम में हम देखें एरिया कम होता जा रहा है, लेकिन नई नई टेक्निक्स हैं जिससे कि हम क्रॉप जो है वो ज़्यादा पाते हैं। ठीक है, नेट सोन एरिया अगर हम बात करें तो आज भी हमारे यहाँ नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर का वो 46.6% है। यहाँ पर नियरली 2/3 इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है इस पे ही बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिपेंड होते हैं। क्लियर है। तो इसलिए देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस पर डिपेंड करती है आज भी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि समय के साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, और इस डेवलपमेंट के चलते यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते एग्रीकल्चर जो है इसकी तरफ देखा जाए तो कमी आई है, लेकिन फिर भी आज भी ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन बना हुआ है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमी की बैकबोन हमारे देश की बना है, क्यों बना है उसको हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि एग्रीकल्चर जो है उससे क्या है, सिर्फ हम मनुष्यों को खाना मिलना है या फिर हमारे जो एनिमल्स हैं उनको फॉडर ही नहीं मिलता है, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए रॉ मटेरियल भी हमको एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे हम बात करें फैब्रिक के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है, कॉटन हमें कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिल रहा है। शुगर केन, शुगर के लिए शुगर केन की ज़रूरत होती है, तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड होती है शुगर केन पे, शुगर केन एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस पर डिपेंड होती हैं। अच्छा, इंडिया इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कंट्री। इंडिया की अगर हम देखें कंडीशन इस तरीके की है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सहायक भी होती है, यानी कि हम देखें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर भी अच्छा होता है, रेनफॉल भी अच्छी होती है, टोपोग्राफी देखें तो वो भी सही है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती हैं। क्लियर। एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाईज रॉ मटेरियल, ये केवल रॉ मटेरियल ही नहीं सप्लाई करता, इसके अलावा बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसका कंज्यूमर भी है। कैसे है भाई, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का यूज़ हो रहा है तो फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्री जो है उसका कंज्यूमर हुआ। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया, और कितनी सारी जो मशीनें यूज़ होती हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, और भी अदर जो चीज़ें हैं उनका यूज़ होता है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पर टिका हुआ है। क्लियर है। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनका ये कंज्यूमर भी है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इसकी वजह से। क्यों, जैसे हमने अभी कुछ इंडस्ट्रीज़ का ही जिक्र किया, तो उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों को काम क्यों मिल रहा है, वो इसी के चलते चल रहा है। चाहे जहाँ पर हमने रॉ मटेरियल की बात की कि रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चर का यूज़ हो रहा है, या फिर हमने बात किया ये कंज्यूमर बन रहा है, तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को बनाने वाले जो लोग हैं, तो इस तरीके से देखा जाए बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी इसकी वजह से मिलता है। और एक बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी क्रॉप जो कि क्या है यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं,
ठीक है, जिनका यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे टी हो गया, तंबाकू हो गया, ऐसी चीजें। तो उससे क्या है, हमारे पास देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी आता है। ये भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का रोल जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर की विशेषताएं जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन मानसून। देखिए, मानसून पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मॉनसून जिसको हमने देखा वो थोड़ा सा इरेक्ट्रिक और इरेगुलर है, कभी समय पर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना। किसी साल क्या है बारिश अच्छी हो रही है उसी एरिया में, किसी साल क्या है एकदम सूखा पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए इस तरीके का है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन फिर भी लगभग 1/3 पोर्शन जो है वही इरिगेशन के जो माध्यम है उनके द्वारा इरिगेट किया जाता है। बाकी अगर हम देखें तो डिपेंडेंसी होती है मानसून पर, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको मानसून की मार जो है वो झेलनी पड़ती है। क्लियर है, या फिर कह सकते हैं मानसून को उन्हें फेस करना पड़ता है, उसका नेगेटिव पॉइंट जो है उन पे। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की बात हम करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वास्ट रिलीफ, ठीक है, यहाँ का जो रिलीफ है, इसके अलावा क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन जो है उसके बेस पर हम देखें तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की फसलें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। क्लियर है, वीट है, बार्ले है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो भी वेरी करता है, दूसरी तरफ सॉइल की बात करें वो भी वेरी करती है, और जो रिलीफ है वो भी वेरी करता है। इस वजह से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों तरफ की फसलें हमको मिल जाती हैं। प्रिपोंडरेंस ऑफ फूड क्रॉप, देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या है, फूड क्रॉप जो है इनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, या फिर कह सकते हैं प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। अब यहीं पर देखा जाए तो हमारे यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा कह सकते हैं इकोनॉमिकली कमज़ोर क्यों है, उसका रीज़न यही है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो फूड क्रॉप ही ग्रो की जाती हैं। आज के टाइम में है कि बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन सुधरे। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो कह सकते हैं उसके तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो पुरानी ही अपनाई जा रही हैं। इस वजह से क्या है यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज पॉपुलेशन जो है उसका पेट भरने के लिए हम लोग जो है वो फूड क्रॉप जो है उसी पर डिपेंड है और उसी को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर में या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। अगर हम देखें अब यहाँ का एग्रीकल्चरल पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ 3 तरीके के सीजन जो है वो क्रॉप सीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है खारिफ, सेकेंड है राबी एंड थर्ड है जायद या जैद। चलिए अब जो ये हमारे तीनों क्रॉप सीजन है इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खारिफ सीजन। खारिफ सीजन जहाँ पर ग्राउंड जो है वो अप्रैल मई में तैयार किया जाता है, यानी जुताई वगैरह जो है वो की जाती है। जून में जब हमारा मानसून आता है उस समय में क्या है सीड डाल दिए जाते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग कब की जाती है, हार्वेस्टिंग जो है बिगिनिंग ऑफ नवंबर, इस दौरान हार्वेस्टिंग की जाती है। दिस सीजन आर राइस, इस समय की जो क्रॉप्स हैं वो हम देखेंगे। तो क्रॉप ऑफ दिस सीजन राइस है, मेज है, ज्वार, बाजरा, कॉटन, सेसमे, ग्राउंडनट, पल्सेस एंड जूट, ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं राबी सीजन। देखिए कंफ्यूज मत हुआ करिए, खारिफ सीजन कौन सा है और राबी सीजन कौन सा है, ठीक है। खारिफ जिस समय क्या है हमारी रेनफॉल वाला टाइम होता है या हमारा मानसून वाला टाइम होता है, वो हमारा खारिफ वाली फसलें होती है, ठीक है। उसके बाद आता है राबी का टाइम। तो राबी जो है इसका सीजन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि ग्राउंड जो है वो तैयार किया जाता है अक्टूबर या फिर कह सकते हैं नवंबर की बिगिनिंग में। और इसके अलावा हार्वेस्टिंग की बात हम लोग करें तो हार्वेस्टिंग यहाँ पर मार्च में की जाती है। इनकी जो मुख्य क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन मेन जो है वो क्या है, वीट है, ग्राम है, क्लियर, ज्वार, बार्ले, ऑयल सीड्स एंड टोबैको। नेक्स्ट है जैद की बात अगर हम लोग करें, जैद सीजन इट इज समर क्रॉपिंग। ये समर क्रॉपिंग सीजन है जहाँ पर जैसे राइस है, ग्राउंड नट है, मेज है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए हमारे जो तरबूज खरबूज आते हैं वो क्या है, वो हमारी जैद वाली फसलें हैं या क्रॉप हैं, ठीक है। चलिए तो अलॉन्ग विथ पल्सेस, तो ये हो गई हमारी कौन सी, ये हमारी हो गई जैद सीजन की क्रॉप्स।
चलिए बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हमारा जो 1960 मतलब या फिर कह सकते हैं जो 60 का डिकेड्स रहा, 60 का डिकेड्स किसको कहेंगे? 1960 टू 1969 वाला जो हमारा टाइम पीरियड है, तो इसको हम 60 का डिकेड्स कहेंगे। क्लियर है? तो लेट 60 डिकेड्स यानी 65 टू 68 के दौरान क्या किया गया कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर था इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार के प्रयास किए गए, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि जो हमारे पैटर्न रहा एग्रीकल्चर का उसमें सुधार करना, हमारी बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन थी उसको फूड क्रॉप जो है वो मिल जाए, या कह सकते हैं उनको अनाज जो है वो मिल जाए, इसके लिए कोशिश की गई। नई नई टेक्निक्स जो है उनको अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करने की कोशिश की गई। ठीक है, सिंपल सा ये कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है उसका भरण पोषण करने के लिए या फिर कह सकते हैं उनका पेट भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करने का जो कोशिश रही, इसे हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें नई नई टेक्निक्स का यूज करके ज़्यादा क्रॉप पाने की कोशिश की गई। चलिए आइए समझते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 60s ब्रॉट अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसकी वजह से टर्निंग पॉइंट आया अंडर IADP। IADP क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत जो कि 1965 टू 68 में चला, इस दौरान बहुत सारे उपाय जो थे वो किए गए। किसके लिए? वो किए गए कि हमारी क्रॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। क्लियर है? अब कौन से उपाय किए गए वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला कि यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यानी कि जिसको हम HYV के नाम से जानते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ठीक है, HYV, जहाँ पर इस तरीके के सीड्स का यूज़ करना जो कि कम एरिया में ही ज़्यादा उपज दें। क्लियर है? नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन में सुधार करना जिससे कि क्रॉप जो है वो अच्छी पाई जा सके, क्योंकि इसके पहले ही क्या था, जो हमारी हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसके पहले ही बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने भुखमरी को झेला, या फिर कह सकते हैं कि वो ड्रॉट वाली कंडीशन थी, जिस समय में क्या था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनाज नहीं होता था। और आज के टाइम में हम देखें कि हम इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि अपने ऊपर, कि हम लोग जो है आगे कभी ऐसी कंडीशन ना आए, लेकिन अगर कभी आती है तो हम उसको फेस कर लेंगे। क्लियर है? उस दौरान क्या था, बहुत सारे लोग जो थे ड्रॉट की वजह से उनकी जान चली गई थी। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो क्या है, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो कई बार ख़राब हो जाती है कीड़े लगने की वजह से, तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है इनका यूज़ करना। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो होल्डिंग्स यानी कि जो हमारे खेत हैं उनका कंसोलिडेशन करना। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड्स जो हैं उनमें सुधार करना। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सारे गांव जो थे, पहले के टाइम में देखा जाए तो गांव तक तो इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो थी ही नहीं, तो आगे इस समय से कोशिश की गई कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाई जाए, जिससे क्या है, उनका जो लाइफ स्टेटस है वो तो सुधरेगा, साथ ही साथ जो हमारे बहुत सारे पैटर्न है एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसका वो सही तरीके से यूज़ कर सकें। क्लियर है? इम्प्रूव्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर यह भी कोशिश की गई कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको इम्प्रूव किया जाए। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो यानी कि एग्रीकल्चर के लिए देखिए जो फार्मर होते हैं, अगर देखा जाए तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है ना। वो क्या है, फसल उगाने के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं जो कि कई बार उनके पास नहीं होते हैं, और ऐसे में वो लोग जाते हैं किसी ज़मींदार या ऐसे लोग जो होते हैं उनसे जाकर, मनी लेंडर, उनसे जाकर काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर वो ले लेते हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं या डेब्ट जो है वो ले लेते हैं। अब क्या है, क्रॉप अगर अच्छी हुई तो भी क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा चुकाना है क्योंकि हाई इंटरेस्ट है, और अगर क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई तो ऐसे में उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो अब ये कोशिश की गई कि उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो सप्लाई किए जाए। क्लियर है? यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल वाले वो उनके यूज़ को बढ़ावा दिया गया। ओपनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इनको ओपन किया गया, जहाँ पर क्या है, रिसर्च हो, लोगों में अवेयरनेस दी जाए, इन सारी चीज़ों के लिए। देखिए यहाँ पर HYV जो सीड्स हमारे हैं, इनमें देखा जाए तो कम एरिया में ज़्यादा उपज मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा पानी की जो है ज़रूरत वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इरिगेशन वगैरह पे भी ध्यान दिया गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई हमारे यहाँ मानसून पर लोगों की डिपेंडेंसी होती है, आज भी इतने साल के बाद भी आज भी बहुत ज़्यादा
जगहों पर क्या है, मानसून पर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर क्या था, इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया जाना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि काफी ज्यादा रिमार्केबल रहा, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे एरियाज हैं जहां पर एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट हुआ, और उसी की बदौलत आज के टाइम में हमारी ये कंडीशन है कि अगर हम फूड ग्रेन्स के मामले में खुद पर डिपेंड है, यानी कि अगर कभी भी ऐसी ड्रॉट वाली कंडीशन आती है, ठीक है, ऐसा ना हो वो बेटर है, लेकिन अगर कभी ऐसी आती है तो हमें कहीं से भी फूड ग्रेन्स जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास अच्छा खासा स्टोरेज जो है उसका रखा हुआ है। क्लियर है? वरना पहले क्या था, अगर किसी भी टाइम किसी भी सीजन की फसल जो है वो खराब हो जाती थी तो फिर कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें जो है देखा, इसी वजह से क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल रहा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ के जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन देखा जाए तो बहुत कह सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है, जिसकी बहुत सारी रीज़न है कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया का उसमें प्रॉब्लम है, और इसी वजह से वो डेवलपमेंट उन फार्मर्स का नहीं हो पाया जो होना चाहिए था इतनी मेहनत के बाद भी। चलिए आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि क्या क्या प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर की हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्मॉल एंड फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग। यहाँ पर देखा जाए तो लोगों के पास जो लैंड्स हैं वो क्या है, वो छोटे हैं, और छोटे लैंड होने की वजह से क्या है, छोटे हैं, बिखरे हुए हैं, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे मान लीजिए प्लोइंग ही करानी है, अब वो ट्रैक्टर है उतना बड़ा सा होता है, क्लियर है, अब उसको क्या है, पूरा चलने के लिए स्पेस चाहिए, पता चला वो चल रहा है जहाँ तक क्या कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं, फिर उसको क्या है टर्न होके फिर से आना है ना। तो इस तरीके से क्या है, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये प्लोइंग जो है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती। इसी तरह से इरीगेशन देखें तो छोटे प्लॉट है, इसकी वजह से क्या है, इरीगेशन भी सही तरीके से नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी लैंड जो है वो बाउंड्रीज बनाने में, बहुत सारी फर्टाइल लैंड जो है वो बाउंड्री बनने में ही चली जा रही है, जिसकी वजह से भी क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं उसको हम समझेंगे। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पुराने टाइम से क्या है, फैमिलीज़ जो है वो काफ़ी लार्ज है। आज के टाइम में ठीक है कि धीरे धीरे फैमिली जो है वो छोटी हो रही है, पहले के टाइम में क्या था, फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। क्लियर है? तो उनको अगर हम लोग देखें, ये मान लीजिए किसी पर्सन का एक लैंड ये है, एक ये है, अब ये बीच की जो लैंड है वो किसी और की होगी। क्लियर है? उसकी एक यहाँ पर लैंड है, एक यहाँ पर लैंड है, ये किसी और की बीच में है। अब ये सब क्या है, खैर ये सब जो है वो आपस में जुड़े हुए से रहते हैं ना, प्लॉट जो है वो जुड़े ही रहते हैं। क्लियर? अब जुड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक ही पर्सन का नहीं होगा, किसी का ये हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का ये हो गया। अब ऐसे में क्या है, जितने चिल्ड्रन होते हैं, है ना, मान लीजिए जिस पर्सन की ये वाली लैंड है उसके 4 चिल्ड्रन है, उसने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, ये प्लॉट जो था या ये फील्ड जो था वो छोटा हो गया। जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि जब ये छोटा हो जाता है तो इसमें काम करना मुश्किल हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी हम लोगों ने बात की कि बाउंड्रीज बनाने में, अब क्या है, जब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो यहाँ पर क्या है, बाउंड्रीज बनी, इसकी वजह से भी यहाँ की जो लैंड है, पहले ये पूरा एक में था, इतनी लैंड जो थी फर्टाइल थी वो क्या हुई, वो बाउंड्री बनाने में ही चली गई। तो जिसकी वजह से क्या है, बहुत बड़ी फैमिली है, जितना ग्रो किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत अनाज हो नहीं पाता है, और इतना ही हो पाता है कि लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन देखा जाए उसमें सुधार नहीं आ पा रहा है। क्लियर? अब आगे क्या है, फिर इनके भी चाइल्ड आएंगे, तो ये मान लीजिए ABCD, ठीक है, इसमें डिवाइड हुआ है, अब इनके भी आगे जनरेशन आई, उसमें भी क्या हुआ, मान लीजिए ये C है, इसने अपना पोर्शन जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये फील्ड जो है वो और ज़्यादा छोटी हो गई, और बाउंड्री के चक्कर में क्या है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड जो है वो चली गई। क्लियर? तो इस तरीके से छोटी लैंड हो रही, बिखरी हुई लैंड हो रही, यहाँ पर इनको मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और इस वजह से अच्छी खेती नहीं हो पाती है। और इसी वजह से कुछ हमारे यहाँ के स्टेट्स जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो लैंड्स हैं इनको रिलोकेट किया गया, इनका रिलोकेशन किया गया। रिलोकेशन मतलब ये कि जैसे ये बिखरा हुआ है, D को एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर मिल रखा है ना। रिलोकेशन का मतलब कि साथ में प्लॉट जो है वो जोड़ दिए जाए,
जिससे क्या है ये प्लॉट जो है वो बड़ा हो गया और इस पे काम सही तरीके से किया जाए। तो ऐसा इन स्टेट्स में किया गया है बड़े लेवल पर कि बहुत सारे जो लोगों के पास फील्ड थे उनको एक साथ कर दिया गया है, जिससे कि उसका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स। देखिए यहाँ के फार्मर्स जो है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए सभी ऐसे नहीं है कि वो गुड क्वालिटी के सीड्स अफोर्ड कर सके, जिसकी वजह से क्या है पुअर क्वालिटी के ही सीड्स वो यूज़ करते हैं और इस वजह से उनका एग्रीकल्चर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता या फिर जो उनको क्रॉप मिलती है वो कम ही मिल पा रही है। क्लियर है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, पावर्टी, ठीक है, उस वजह से ही वो गुड क्वालिटी के सीड्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी चीज़ को फेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया, जिससे कि जिनका या कह सकते हैं मेन एम ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है वो पहुंच सकें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकें। चलिए, तो अब बात करते हैं लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर इनका यूज किस लिए होता है? इनका यूज होता है लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनमें देखा जाए तो इसकी भी कमी पाई जाती है कि इनका प्रॉपर तरीके से वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए इनको अवेयर होना चाहिए, इनको एजुकेटेड होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ये जो बायोसाइड्स वगैरह हैं इनका वो सही तरीके से यूज़ कर सकें। क्लियर? तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है पेट्स एंड डिजीज। तो बहुत सारी डिजीज देखिए हमारी फसलों में लग जाती है, उनसे बचने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करना। हमारे जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उनमें देखा जाए तो बहुत सारी ग्रास जो है वो आ जाती हैं। क्लियर है? जिसका कि कोई काम नहीं है, तो उनको हटाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें भी देखा जाए तो ये भी क्या है, कहीं पर इसमें भी लैक रहता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग। बहुत सारे हमारे फार्मर्स आज के टाइम में भी ऐसे हैं जो कि क्या है, बैल जो होते हैं उसके द्वारा ही प्लोइंग का काम करते हैं। तो वहीं पर हम देख रहे हैं भाई नई नई मशीनें आई, ट्रैक्टर वगैरह है, इनसे अगर प्लोइंग का काम किया जा रहा है तो बहुत जल्दी हो जा रहा है। क्लियर है? कुछ लोग जो हैं वो पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके रहे हैं उन्हीं को ही आज भी अडॉप्ट कर रखे हैं और उन्हीं को वो बेटर समझते हैं और इस वजह से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका वो यूज़ नहीं करते। नई टेक्नोलॉजीज जिससे क्या है, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो की जा सकती है, तो वो उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट है हैवी रेन्स इन मैनी एरियाज। बहुत सारे एरियाज जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है और बहुत ज़्यादा रेन होने से फ्लड का चांसेस जो है वो होगा। इसके अलावा क्या है, सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। जो ऊपरी लेयर सॉइल की होती है वही क्या है, वही बह जाती है और जिसकी वजह से वो उस लैंड की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल। हमारे यहाँ रेनफॉल का जो नेचर है वो इरेटिक है, अनियमित है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, उनके द्वारा। लेकिन वो मानसून के आने का भी जो टाइम है, कभी वो लेट आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, जिसकी वजह से मीन्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए हमको रेन जो है वो मिलती है, मतलब जो 3/4 हमारे मंथ है उन्हीं में हमको रेनफॉल मिलती है। तो इस वजह से इरिगेशन के जो तरीके हैं या मीन्स ऑफ इरिगेशन उनको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। क्यों? कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या कम हुई। चलिए, नेक्स्ट है फ्लड एंड ड्रॉट आर कॉमन। तो फ्लड और ड्रॉट जो है वो कॉमन है हमारे यहाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही कॉमन है। कहीं पर क्या है, फ्लड वाली कंडीशन बनती है और वहीं पर कहीं पर क्या है, ड्रॉट वाली कंडीशन बनती है। दोनों ही कंडीशन हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि फसलें जो है वो सूख गई, ठीक है, उससे उनको क्या है, नहीं मिल पाई क्रॉप। वहीं दूसरी तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, उसकी वजह से गल गई। तो वहाँ पर भी क्या है, ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो इन फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा लॉस लेकर आती हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड। हमारी लैंड जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कैसे? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हमको चाहिए और साथ ही साथ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से हमने ये भी देखा कि भाई हमारे जो फील्ड्स हैं उनको डिवाइड भी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी क्या है, सही तरीके से क्रॉप नहीं ग्रो हो पाती है। क्लियर है? तो हमारी लैंड जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से, और लोगों के पास छोटी छोटी लैंड है, इस वजह से लोग जो क्रॉप करते हैं या एग्रीकल्चर का टाइप अगर हम देखें तो सब्सिस्टेंस टाइप देखा जाता है, जिसको हम निर्वाह खेती के नाम से जानते हैं। यानी कि जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो बस अपने यूज़ तक के लिए ही ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं
मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं उनको उनमें अवेयरनेस लाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्लान्स चलाए गए हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, ठीक है, या उनको एजुकेशन देना, या एग्रीकल्चर के फील्ड में उनको एजुकेशन देना, या अवेयर कराना पेस्टिसाइड्स वगैरह के यूज़ के लिए। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे प्रोग्राम जो है वो चलाए गए। फ्री एजुकेशन हो गया, रेडियो पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना, या टेलीविज़न पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना, है ना। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इतना होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो इग्नोरेंट एंड इलिटरेट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो यील्ड। अदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी अपेक्षा देखें तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है वो लो यील्ड होता है ना। हम लोगों ने देखा था HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। अब ये जो यूज़ होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे अच्छी क्रॉप पाई जाती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा खर्चा जो है वो ज़्यादा लगता है, सीड लेना, फिर आगे इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फार्मर्स जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से लो यील्ड वाली प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ बनी है। अब इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे 5 ईयर एग्रीकल्चरल प्लान जो है वो चलाया गया है। इसके अलावा कि जो हमारे फार्मर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इन चीज़ों का वो यूज़ करें जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके। इसी के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे हो गया तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी जो है वो भी दी जाती है, जिससे कि पब्लिक जो है या फार्मर जो है उसको ईजिली यूज़ कर सकें। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडियन फार्मिंग। तो इंडियन टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया कह सकते हैं इंडियन फार्मिंग। तो यहाँ पर 2 तरीके देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड जो है वो कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस निर्वाह खेती, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो सिर्फ अपनी ज़रूरत तक की ही ग्रो की जाती है, या जो फसल होती है वो अपनी ज़रूरत तक की ही होती है, जिसका वो खुद ही कंजप्शन कर लेते हैं और मार्केट तक जाने के लिए इनके पास नहीं रह जाता और जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्लियर है। चलिए, तो अगर देखा जाए अपनी कंजप्शन के लिए तो वीट है, राइस है, ये हमारा डेली का मील है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फार्मर्स होते हैं ये यही चीज़ें ज़्यादातर ग्रो करते हैं जो हमारे फूड ग्रेन्स में आता है और इससे इनकी अपनी ज़रूरतें जो हैं बस वही पूरी हो पाती हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज ऑफ 2 टाइप्स, इनके 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है प्रिमिटिव टाइप जहाँ पर क्या है फार्मर्स जो है वो सिंपल टूल्स और प्रिमिटिव टेक्निक्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं टू ग्रो फूड फॉर देयर ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए जो वो ग्रो करते हैं क्रॉप, उसके लिए पुराने जो तरीके हैं उनका ही यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न और जूमिंग। तो इसको हमने पहले भी समझा था पहले के चैप्टर में कि क्या है, जिसमें क्या किया जाता है। देखा जाए तो ये प्रैक्टिस ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट जो एरिया हमारा है वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ देखने को मिलती है। हालांकि आज के टाइम में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये जो तरीका था वो बहुत गलत था, जिसमें बड़े बड़े जंगल जो है वो साफ़ कर दिए जाते थे एग्रीकल्चर के लिए और वहाँ पर क्या है उनको जला दिया जाता था और उस पर खेती की जाती थी, उस लैंड पर जो लैंड साफ़ की जाती थी फॉरेस्ट से। ठीक है, अब इसके बाद 2-3 साल के बाद इसको यूज़ किया जाता था। इसके बाद ये लैंड जो थी वो बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। अब इसको छोड़ दिया जाता था 10 to 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक के लिए छोड़ दिया जाता और इसके बाद दूसरी लैंड पर एग्रीकल्चर करने चल देते। कहाँ पर जाएंगे भाई, और फॉरेस्ट जो है अब उनको साफ़ किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट जो है उनकी कटाई हो जाती है और साथ ही साथ जो लैंड है वो बैरन होती। लैंड इरोजन, सॉइल इरोजन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है। जैसा हमने समझा कि भाई अगर सॉइल इरोजन रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री जो है वो लगाए जाएँ, प्लांट्स लगाए जाएँ। अब यहाँ पर क्या है, अगर उनकी कटाई होती जा रही है तो ऐसे में सॉइल इरोजन का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सही तरीका नहीं था और इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इनको क्या किया गया, बैन कर दिया गया। तो ये प्रिमिटिव मेथड में आता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अगर हम देखें तो ये भी आपका आता है प्रिमिटिव मेथड में ही। क्रॉप रोटेशन जहाँ पर जो क्रॉप है इनका रोटेशन किया जाता है। रोटेशन किया जाता है कैसा, जैसे हमारे यहाँ राबी, खारिफ और जायद, ये 3 फसलें जो है वो पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, खारिफ फसल वो जो है वो रेडी हो गई, जैसे राइस जो है वो रेडी हो गया, अब इसकी कटाई हो गई। अब इसी फील्ड पर आगे क्या है, हमारा खारिफ के बाद रबी वाला सीजन आ रहा है, तो रबी जो क्रॉप हमारी आ रही है उसका सीजन आ रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या है, राइस जो था वो ग्रो किया गया, राइस जो कि खारिफ की आपकी फसल है। अब इसके बाद इसकी कटाई हो गई। अब वीट जो है जो कि खारिफ की रबी की आपकी क्रॉप है, उसको फिर आगे इसी पर ग्रो किया जाता है और इस तरीके से क्रॉप रोटेशन जो है वो चलता रहता है। क्लियर है। देखा जाए
तो इसका यूज़ किस लिए इसका यूज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक तो क्या है, सॉइल इरोजन जो है इसको ये कंट्रोल करता है ना। इसके अलावा प्रॉफिट और मिटिगेट द रिस्क ऑफ वेदर चेंजेस, तो इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है उसको भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, इस सीजन में ही चावल मान लीजिए मिल रहा है, क्लियर है, तो अगले सीजन में क्या है, ये खाली रहेगा ये लैंड, तो इस समय क्या है, वीट ग्रो कर दिया गया, तो इस वजह से कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा और रिस्क ऑफ वेदर ये क्या होगा, ये कम होगा कि एक फसल नहीं हुई तो दूसरी फसल जो है वो आपको मिल सकेगी, नहीं तो पता चला पूरा ईयर जो है वो सूखा रह गया। क्लियर? इन इंडिया लेग्यूमिनस क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली विथ वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड। क्लियर है? अब जैसे हम बात करें इंडिया में, हम देखें मूंग है, उड़द है, ये हमारी कौन सी फसल है, ये हमारी खारिफ की फसल है, ठीक है, मूंग उड़द ये हमारी खारिफ की फसल है। उसके बाद लेग्यूमिनस जो क्रॉप है इन्हीं में ही आगे हमारा ग्राम जो है वो आ जाएगा, अरहर या तूर जो है ये आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रोटेशन जो है वो बनाए रखा जाता है। चलिए देखते हैं सेकंड, जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग नाम से समझ में आ रहा है, कमर्शियल पर्पज से, बिल्कुल यहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है वो कमर्शियल पर्पज से की जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है, नई मशीनें, टेक्निक्स, इन सभी का यूज़ किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और फिर ये क्रॉप जो है वो मार्केट में सेल की जाती है और प्रॉफिट पाया जाता है। ठीक है, फूड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस स्पेशली फॉर सेल इन द मार्केट बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स एंड मशीनरी। अब इसके टाइप्स की बात करें तो दो तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव यानी कि गहन कृषि या घनी कृषि, जहां पर अगर हम देखें तो बहुत सारा, अब इस तरीके का जो एग्रीकल्चर होगा इसमें हम देखेंगे मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेबर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, नई नई मशीनें, जैसा हम लोगों ने बोला वही अच्छी क्वालिटी का सीड्स, उसके लिए मनी चाहिए अच्छी क्वांटिटी में। क्लियर है? लेबर जो है वो चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, उसकी वजह से भी अमाउंट लगेगा, टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं तो अमाउंट लगेगा, है ना। तो यहाँ पर मनी हो गया, लेबर्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहाँ पर HYV वाले सीड्स या अच्छी क्वालिटी के जो हाई वैरायटी वाले सीड्स यूज़ होते हैं, यहाँ पर इरिगेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना या पेस्टिसाइड्स जो कि कीड़े मारने के लिए जो उसमें लग जाते हैं या डिजीज़ जो लग जाती हैं उसके लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, वो यहाँ पर कॉमन होता है। इनका यूज़ जो है वो बड़े लेवल पर किया जाता है। तो इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर जहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो पाया जाता है, अमाउंट जो है ज़्यादा लगता है लेकिन इसके बाद इससे प्रॉफिट भी कमाया जाता है। क्लियर है? इसमें अगर देखा जाए तो किस तरीके की खेती की जाती है, मतलब यह है कि आपको एक छोटे एरिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा, पहली चीज़। और यहाँ पर क्या है, एक साथ 2 फसलें भी लगाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने देखा था क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक का नंबर आ रहा था, यहाँ पर क्या है एक साथ, जैसे क्या है मस्टर्ड लगा दिया और साथ ही साथ क्या है ग्राम लगा दिया एक ही खेत में, इस तरीके से लाइन बनाई गई, मस्टर्ड लगा है, ग्राम लगा है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप जो है एक साथ इनको 2 तरीके की क्रॉप जो है वो मिल जाती है। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग के फायदे क्या हैं? सबसे पहला हाई क्रॉप यील्ड, है ना, कि एक छोटे से ही फील्ड से ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जा सकती है। दूसरा, फार्मर्स जो है वो इजीली अपना जो फील्ड है या लैंड है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, छोटे ही एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्रॉप जो है वो पा जाएंगे और ऐसे में एक छोटे एरिया में ही खेती कर वो अपनी जो लैंड है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। मोर देन 1 क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा सेम फील्ड से इनको मिल जाती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा मस्टर्ड है और ग्राम है, उनको एक साथ लगा दिया गया है ना, तो एक ही फील्ड से एक से ज़्यादा क्रॉप ऐसे में पाई जा सकती है। देखा जाए तो इस तरीके की जो इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग है तो ये ज़्यादातर उन जगहों पर है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से लैंड जो है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या है, एक साथ एक से ज़्यादा अगर क्रॉप जो है वो ग्रो की जा रही है अच्छी क्वालिटी के सीड्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करके, तो एक तो आपको फसल भी ज़्यादा मिल रही है और एक साथ एक से ज़्यादा फसल जो है वो पा जा रहे हैं, जिससे प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। क्लियर है? इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन प्रेशर रिड्यूस द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अगर इस तरीके की प्रैक्टिस की बात हम लोग करें तो देखा जाता है मॉनसून लैंड ऑफ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान एक्सेट्रा।
चलिए नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। तो अभी हम लोगों ने देखा था इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, जहां पर क्या है, मनी ज़्यादा मात्रा में, लेबर ज़्यादा मात्रा में, और साथ ही साथ एरिया जो अगर देखें लैंड का, तो कम एरिया में ही ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है। उसकी अगर कम रिलेटिवली या कंपेयर में हम देखें एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, तो यहाँ पर लार्ज एरिया, ठीक है, लैंड का एरिया लार्ज, वहीं पर लेबर और मनी की बात हम करें तो उसके रिलेटिवली ये चीज़ें जो हैं वो कम अमाउंट में लगती हैं। क्लियर है? इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर इन्वेस्टमेंट आर अप्लाई टू रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ लैंड। क्लियर है? आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक टाइम होता है कि यहाँ पर कुछ टाइम तक क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, और कुछ टाइम के लिए उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है 2-4 साल के लिए, कि वो लैंड जो है वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए, फिर उसका यूज़ किया जाए। इट इज़ मोस्ट मैकेनाइज्ड। देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा काम जो है वो मशीनों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस तरीके की फार्मिंग जो है वो ज़्यादातर ऐसी जगह पर पाई जाती है जो क्या है, और जगह से दूर हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो इसी वजह से क्या है, लेबर जो है वो कम मिलते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, मैकेनाइज सिस्टम ज़्यादा होता है। इट इज़ यूजुअली ऑकर्स एट द मार्जिन ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम, जहाँ पर क्या है, मार्जिन ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम हो, यानी कि जो पहुँच से बाहर हो, दूर हो, ऐसी जगहों पर। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रैक्टिस यूजुअली इन द तराई रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का तराई रीजन कौन सा होता है, जिसे हम प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये आपका होता है तराई रीजन। तो ऐसी जगहों पर इस तरीके की प्रैक्टिस ज़्यादा देखी जाती है। चलिए बात करते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग आपने देखा होगा कि जहाँ पर फार्मिंग जो की जाती है बहुत बड़े लेवल पर की जाती है, यहाँ यानी कि एक ही जैसी फसल जो है वो आपको दूर दूर तक दिखाई देगी। लार्ज स्केल पर एक ही क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन जैसी कोई चीज़ें जो है देखने को नहीं मिलती हैं। क्लियर? चलिए, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर लोकेटेड इन अ ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर इस तरीके की का प्लांटेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें देखें हम लोग तो इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेबर्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आइए उन चीज़ों को समझेंगे। देखा जाए तो इंडिया में जो ब्रिटिश थे 19वीं सेंचुरी में, उनके द्वारा प्लांटेशन शुरू किया गया था। जो ब्रिटिश थे यहाँ पर प्लांटेशन के लिए जो यहाँ जंगल थे बड़े बड़े, उन सभी को साफ करा के प्लांटेशन का काम करते थे। अब ये जो प्लांटेशन था, अगर हम इनकी क्रॉप की बात करें, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर हम बात कर रहे हैं, टी है, बनाना है, शुगर केन है, ये सारी चीज़ें है ना, तो ऐसी चीज़ें वो ग्रो कराते थे यहाँ पर, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते थे, और उससे एक उनके पास इकॉनमी का अच्छा खासा जरिया होता था। इससे ये वो यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन से नहीं एक्सप्लॉयटेशन होता था। एक्सप्लॉयटेशन होता था कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराते थे, और उसका प्रॉफिट जो था वो खुद कमाते थे। इसलिए तो प्लांटेशन की शुरुआत यहाँ पर 19वीं सेंचुरी जब ब्रिटिश थे उनके द्वारा हुई थी। और मेन फीचर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, मेन फीचर्स इसके क्या है? सबसे पहला कैपिटल, लार्ज कैपिटल। यहाँ पर मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है। वास्ट एक्सटेंसिव एस्टेट, जैसा हम लोगों ने समझा, ये बहुत बड़े एरिया में इसको लगाया जाता है। एक ही तरीके की फसल आपको बड़े एरिया में देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा प्लांटेशन किसका, बनाना का देखा हो, पूरे एरिया में बनाना ही आपको दिखेंगे, या बनाना प्लांट्स, या फिर आपने कोकोनट देखा हो, या आपने टी देखा हो, है ना, पूरी जगह पे सिर्फ यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैनेजरल एबिलिटी, यहाँ पर क्या है, इनको मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल जो प्रोसेस है उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें यूज़ करना है। सोफिस्टिकेटेड फर्म मशीनरी बिल्कुल नई नई जो आती हैं, है ना, मॉडर्न तरीके की, उनका यूज़ करना आना चाहिए, या उनका यूज़। फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। नेक्स्ट है गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये ज़रूर होना चाहिए। भाई आपने रेडी तो कर दिया, लेकिन अगर क्या है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छी, तो ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसलिए गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो होना ज़रूरी है। अदर फीचर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, बहुत बड़े लेवल पर देखा जाए तो वो फार्मर लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसके आसपास ही उनको अदर फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, अकोमोडेशन हो गया, हाउस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, मार्केट हो गए, एंड अदर फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर, मतलब या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेबर और वर्कर्स जो है वो चाहिए होते, तो उनको आसपास फैसिलिटीज़ मिलेंगी तभी वो वहाँ पर काम करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं।
मेनली प्रैक्टिस कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा? आसाम हो गया आपका, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल इन नॉर्थ एंड इन द नीलगिरी तमिलनाडु, अनामलाई तमिलनाडु, कार्डमम हिल्स इन द साउथ, ये आपका कहाँ पर आएगा? केरला। ठीक है, तो इन जगहों पर ये प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप की बात करें हम लोग तो देखिए कोकोनट है, शुगर केन है, कॉफ़ी है, टी है, रबर है, बनाना है ना, ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप है। अभी जो प्लांटेशन क्रॉप है इसकी एक और विशेषता हम देखेंगे कि यहाँ पर सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, जिसमें कि टेक्निकल हेल्प, लेटेस्ट टेक्निकल हेल्प जो है उनका भी यूज़ किया जाता है साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए। चलिए बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग जैसा नाम से समझ में आ रहा है, मिक्स फार्मिंग है ना, तो यहाँ पर क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, साथ ही साथ एनिमल्स जो हैं, लाइफ स्टॉक, इनको भी पाला जाता है। इससे क्या है, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम दो हो जाते हैं, ठीक है, दो तरीके के सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर एक फेल हो गया, जैसे हम देखते हैं नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कई बार फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, तो ऐसे में एक दूसरा जरिया इकोनॉमी के लिए उनके पास रेडी होता है। क्लियर है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिल्क हो गया, आपको वूल मिल गया है ना, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए एनिमल्स और क्रॉप ये दोनों काम जो है वो साथ साथ किए जाते हैं, उसे हम मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में जाने। एडवांस टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज़ होता है प्लोइंग के लिए, सोइंग के लिए एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब जुताई की जाती है, बीज जो है वो डाले जाते हैं, बोए जाते हैं, हार्वेस्टिंग जब क्रॉप को काटा जाता है। द बेस्ट क्वालिटी सीड्स, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के सीड्स का यूज़ होता है, जिससे कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो पाई जा सके। मॉडर्न मशीनरी एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप जो है वो पाई जाती है, हायर यील्ड है ना, ज़्यादा उपज पाई जाती है। क्रॉप रोटेशन इज अ कॉमन प्रैक्टिस, यहाँ पर क्रॉप रोटेशन जो है वो कॉमन प्रैक्टिस है। जो क्रॉप रोटेशन जो हम लोगों ने समझा था है ना, एक फसल फिर दूसरी फसल फिर तीसरी फसल। क्लियर है, तो क्रॉप रोटेशन जो कि यहाँ पर कॉमन है, जिसके लिए कुछ वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें या फिर कह सकते हैं रूट वाली क्रॉप्स जो हैं उनको लगाया जाता है, जैसे कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, बीटरूट हो गया। इस दाल वाली फसलें अगर हम देखें तो आपका पीस हो गया, बीन्स हो गया, जिसके पेड़ जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं जाते हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोल्ट्री हो गया, डेयरी फार्मिंग, एनिमल्स भी यहाँ पर पाले जाते हैं ना, एक ही फर्म पर हमने देखा एग्रीकल्चर और साथ ही साथ एनिमल्स जो है लाइफ स्टॉक, इनको एक साथ ही हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा आपने समझा था कि दोनों प्रॉफिट होते हैं, दो सोर्स ऑफ इनकम हो गए, दोनों सही चले तो दोनों से प्रॉफिट हुआ, एक अगर फेल हो गया तो एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं इनके लिए फॉडर इजीली मिल जाता है। क्लियर है, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि एक ही फर्म पर ये दोनों काम हो रहे हैं और फायदा, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, मोस्ट कॉमन ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पर है। जैसे कि बात करें वेस्टर्न यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट कनाडा हो गया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट एंड लार्ज पार्ट ऑफ रशिया। इंडिया का किस में आता है, इंडिया आता है डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है या लार्ज स्केल पर नहीं किया जाता है, तो इंडिया में भी ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है प्रैक्टिस में। सिंगल क्रॉप प्लांटेशन सेम एज मिक्स्ड फार्मिंग, तो सिंगल क्रॉप प्लांटेशन की बात हम करें, जो भी हम लोगों ने देखा था प्लांटेशन वाला ही, कि क्या है सिंगल क्रॉप प्लांटेशन। समझ में आ रहा है कि ए लार्ज एरिया में एक ही तरह की क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। जैसा हम लोगों ने देखा इंडिया में अगर हम बात करें तो आपका टी हो गया, रबर हो गया, है ना, तो यहाँ पर क्या है सिंगल क्रॉप जो है प्लांटेशन किया जाता है। अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है यहाँ पर ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉस्ट जो है उनका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खतरा नहीं होता, मतलब फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने के चांसेस नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड की बात अगर हम करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इन जगहों पर ईजिली इसको किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम देखें तो जहाँ पर यूज़ जो है अगर हम देखें जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ हो रहा है ना, तो केमिकल्स का यूज़ ना करके जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे केमिकल्स हो गए उनका यूज़ अगर होता है फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में, तो वो हमारी जो बॉडी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही है, जैसे कि डंग हो गया उसका यूज़ हो रहा है, घर से जो निकलते हैं आपके फल सब्जियों के छिलके उनका यूज़ होता है एज अ मैन्योर, क्लियर है, एज अ कंपोस्ट।
इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं जो खराब हो रहे होते हैं उनको एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रीन मैन्योर जो है ये लिखा हुआ है। ग्रीन मैन्योर क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं इन्हीं को, जो खराब हो रहे होते हैं इन्हीं को यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हेल्थ को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं, केमिकल्स नहीं जा रहा। इसीलिए जब आप सामान लेने जाते होंगे तो एक तो आप शॉप पे गए, आपने लिस्ट दिया, जो चीज़ें आपने मांगी वो आपको मिली। लेकिन जब आप मॉल में जाते हैं तो आपके सामने हर तरीके की वैरायटी जो है वो रखी होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपको अभी कोई दाल खरीद रहे हैं, वो दाल जो है ब्रांड तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, मगर वो 2 टाइप की मिलेगी। एक आपको नॉर्मल सी दिखेगी, एक में आपको ऑर्गेनिक लिखा होता है। ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें लिखी होती है वो हम देखते हैं लगभग डबल प्राइस में वो चीज़ें होती हैं। वो इसीलिए होती है कि वो हमारे हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए उनका प्राइस भी क्या है, ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो इंडिया में देखा जाए तो एग्रीकल्चर बड़े लेवल पर किया जाता है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड क्या है, फूड है, उसको ये पूरा करता है। क्लियर है? मेथड आर बीइंग इंट्रोड्यूस इन दिस फील्ड टू हार्वेस्ट एंड कल्टिवेट। उसमें हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन की बात करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका यूज़ करते हैं और हमारे नेचर से जो चीज़ें मिल रही हैं उनका यूज़ करते हैं। मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अब क्या होता है क्रॉप रोटेशन, हमने पहले भी समझा था, एक फसल के बाद दूसरी फिर तीसरी, ठीक है, एक ही लैंड पर। ग्रीन मैन्योर की हम बात करें तो यहाँ पर जो डाइंग प्लांट्स हैं उन्हीं को एज अ उनको जड़, उनकी रूट से ही उखाड़ लिया जाता है और एज अ मैन्योर उनका यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, अब क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है जब उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं या उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत केमिकल्स वाले होते हैं। यहाँ पर इनसे बचा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो पेस्ट्स हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए, इन कीटों को या कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ही दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनको छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो आपने देखे हैं प्लांट्स पे छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कह सकते हैं लेडी बग जो है उसको छोड़ दिया गया। तो वो क्या करता है, वो छोटे छोटे कीड़ों को खा लेता है। तो इस तरीके से ये पेस्टिसाइड बिना उसका यूज़ किए हुए ही उन कीड़ों से बचा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट के लिए जैसा अभी हम लोगों ने समझा, जो हमारे कंपोस्ट की बात हम कर रहे हैं, हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स में ये हाईली रिच होते हैं, जिसके लिए जो हमारे एग्रीकल्चरल फार्म जो है यहाँ से निकलने वाली चीज़ है। रिसाइकल्ड ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कि हम लोगों ने अपने घरों में अभी हम लोगों ने बात किया, फल सब्जियों के छिलके होते हैं, इनको डाला जाता है और उसका यूज़ एज अ कंपोस्ट किया जाता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो यहाँ हम समझेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में किए गए सुधार। देखिए, अगर हम देखें भारतीय कृषि हमारी या इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देखें, ये बहुत मतलब पुराने टाइम से और आज भी देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी इकॉनमी में। क्लियर है? तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसके लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स समय समय पर लिए जाते रहे हैं। इसी के तहत कौन कौन से प्लान जो है वो लाए गए हैं रिफॉर्म्स के लिए, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स जो कि 1951 में इनको स्टार्ट किया गया था। 1951 में 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना के नाम से हम जानते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? तो पहली बार ये लागू हुआ था कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में। इसके बाद ये चलता रहा। बीच में जो आपका 1974 टू 1978 वाला टाइम था, उस समय इसको 4 साल के लिए ही चलाया गया था, बाकी टाइम 5 ईयर प्लान ये रहा। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं, अगर आप पूछें कि अभी जो है वो कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान चल रहा है, तो देखिए 12th तक चला था हमारा। 12th 5 ईयर प्लान जो था यहाँ तक चला था, ये आपका 2017 तक चला। इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसको मर्ज कर दिया नीति योग के साथ। तो अभी देखा जाए तो 5 ईयर प्लान जो है इसको भंग कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले तक ये चल रहा था, 12th तक ये लागू हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये था, जमींदारी सिस्टम जो रहा, जिसमें जो हमारे फार्मर्स रहे इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको ख़त्म करना। नेक्स्ट है कंसोलिडेट लैंड होल्डिंग।
तो लैंड होल्डिंग, जैसा अभी हम लोगों ने सोचा कि छोटे छोटे खेत थे जिससे क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए कोशिश की गई कि जो ये छोटे छोटे लैंड्स हैं उन सबको मिलाकर एक बड़ी लैंड जो है वो बनाकर और फिर एग्रीकल्चर का काम किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन 1960s टू 1970s, याद आया 1960s टू 1970s के टाइम में जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको चलाया गया, जिसमें ये कोशिश की गई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन वो हो, जिसके लिए HYV यील्ड यानी कि हाई यील्ड वैरायटी जो है इस टाइप के सीड्स का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इन सब का यूज़ करना। क्लियर है? तो ये आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन 1960s टू 1970s। डेवलपिंग लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटीज़, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जो रेनफॉल होती है हम सभी जानते हैं, जो मानसूनी रेनफॉल होती है जो कि 3 to 4 मंथ ही मिलती है, बट हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि साल भर हम इससे क्या कर सकते हैं, क्रॉप कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो बाकी टाइम में किस तरीके से इरिगेशन का काम हो जो कि क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भाई अच्छे से 2 फसलें जो है वो साल में निकल सकें, इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को दी जाए। ठीक है, तो डेवलपिंग लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये आगे लागू की गई। ऑपरेशन फ्लड क्या है कि दूध के मामले में हम लोग क्या हो, आत्मनिर्भर हों, इसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च इन 1970s, याद रखिएगा 1970 में इसको लॉन्च किया गया। स्टार्टेड द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड मेड आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखिए जो हमारे फार्मर्स हैं, जब उनको क्या है, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है, न पहले थी और आज भी देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो ऐसे में उन्हें क्या है, अपनी ज़रूरतें, जैसे उनको सीड लाना है और भी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, प्लोइंग की व्यवस्था करनी है, तो उनको क्या है, बहुत सारा उसके लिए अमाउंट चाहिए, वो उनके पास होता नहीं है। तो ऐसे में वो मनी लेंडर्स वगैरह के पास जाते थे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर वहाँ से लोन जो है वो लिया करते थे, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर जो है वो कभी भी उनसे पैसे वापस मांग सकता था, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता था, फसलें अगर खराब हो गई या कुछ भी ऐसा है तो उसी फसल से उसकी उम्मीदें होती थी कि उस फसल के बाद जो उसको बेचकर पैसे मिलेंगे उससे वो उसको पूरा करेगा, अपना जो लोन है, अपना जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें। लेकिन फसल खराब हो जाने की कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता था और उनके ऊपर ये कर्ज बढ़ता जाता था, जिसकी वजह से जमींदार होते थे या अदर जो लोग होते थे, मनी लेंडर्स वगैरह, ये क्या करते थे, उनकी जो ज़मीनें होती थी उनको जब्त कर लेते थे। तो इन चीज़ों से उनको बचाने के लिए और साथ ही साथ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन ना लेना पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर रूरल बैंक और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी ये स्टार्ट की, जिससे कि इनको इजिली लोन जो है वो मिल सके कम इंटरेस्ट रेट पे। पहली चीज़। दूसरा ये कि कई बार क्या होता है, फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, है ना, तो ऐसे में उन फसलों का इंश्योरेंस, जो उनकी क्रॉप है उसका इंश्योरेंस, इसकी भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो है वो देती है। इसी के लिए रूरल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी ये स्टार्ट की गई। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। देखिए जो फार्मर्स हैं उनको नई नई टेक्निक्स का कैसे पता चले, या कौन सी जो क्रॉप है उसको कब लगाना है, उसकी देखभाल कैसी करनी है, उसको कीड़ों से कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने शुरू किया ब्रॉडकास्टिंग रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। दूसरा वेदर फोरकास्टिंग, ये चीज़ें जो है जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं कि कब भाई बारिश होने वाली है, उसमें वेदर फोरकास्ट में ये चीज़ें पता चलती हैं, है ना। एक दिन पहले ही अगर मालूम चल गया कि कल क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो अगर मान लीजिए उनकी जो फसलें हैं जो खेत में पड़ी हैं या जैसे भी उनको बचाना है, तो आगे वो उसका रख रखाव अपना कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो शुरू की गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑल मेजर क्रॉप्स, सभी मेजर क्रॉप्स जो है इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, किसी भी फसल के लिए ये तय कर दिया जाता है कि मिनिमम इतना अमाउंट जो है ये इसके लिए मिलेगा। ये इससे बचाने के लिए जो मिडिल मैन होते थे, ये लोग क्या करते थे, जो फार्मर्स हो इनके पास आते थे और इनसे वो फसलें खरीद लेते और आगे ज़्यादा रेट पर इनको बेचा करते थे। तो जो ये फार्मर्स होते थे इनको इससे फ़ायदा नहीं मिलता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था ये फिक्स कर दिया। अब ये जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर है कि अगर उनको मन है
तो मार्केट में जाके अपनी फसलों को बेचेंगे, या यहाँ पर उनको अगर अच्छा रेट मिल रहा है तो यहाँ पर अपनी जो फसल है वो बेचेंगे। तो इससे भी क्या है, जो उनकी फसलें बहुत कम रेट में जाती थी उसमें उनको फायदा हुआ कि यहाँ से उनको एक अच्छा अमाउंट जो है अपनी फसल के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड पर्सनल बेनिफिट स्कीम, जो कि फार्मर्स के पर्सनल बेनिफिट के लिए, इनके लिए भी कई सारी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और भी बहुत सारी स्कीम जो हैं वो लाई गई हैं। और समय समय पर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है, सुधार, डेवलपमेंट, ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल नेशनल पॉलिसी। क्या है एग्रीकल्चरल नेशनल पॉलिसी, इसको कब लाया गया, किस लिए लाया गया, इसको समझेंगे। देखिए नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एग्रीकल्चर जिसका कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारी इकोनॉमी में, और इसी वजह से उसको कहा जाता है हमारी इकोनॉमी की बैकबोन। और आज भी हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एग्रीकल्चर जो देखा जाए तो जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पर बड़े लेवल पर किया जाता है, बट वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, अगर हम उनकी लाइफ देखते हैं, उनका लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिससे एटलीस्ट उनकी लाइवलीहुड जो है वो इससे चलता रहता है। क्लियर है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो हैं, या फिर कह सकते हैं सभी लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, इनका वेलफेयर जो है, इसको इम्प्रूव किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि कितने सारे लोग जो हैं वो इसी पे डिपेंड है। क्लियर है? तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके लिए समय समय पर प्रॉपर पॉलिसीज़ जो हैं वो लाई जाए, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके, लिविंग स्टैंडर्ड हो, वेलफेयर हो, इन सभी में। ठीक है, इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो कि लाई गई कब, 2000 में। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 में लाई गई, जिसका एम क्या रहा, इसका एम रहा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि वो क्या है, वो हमें नेचर से मिल रहा है, वो हमेशा मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो नेचुरल रिसोर्सेज उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, और उनको यूज़ करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी हर्डल्स आ रही हैं, उनको दूर किया जाए। क्लियर है? चलिए, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रिंसिपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू रिमूव द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मेन एम यहाँ पर ये रहा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाए, उनके यूज़ करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर किया जाए, और इस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको उसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए। ये इसका मेन एम रहा। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इसकी कुछ फीचर्स जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ या कह सकते हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहला है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको मॉडर्नाइज करना, यानी कि नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई मशीनें हैं, नए सीड्स हैं, इनका यूज़ करना, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सके। और जब ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऐसे क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन में अपने आप सुधार होगा। क्लियर है? इनहेंसिंग यील्ड ऑफ मेजर कमोडिटीज़, मेजर कमोडिटीज़ जो मुख्य उपजें हैं उनकी मुख्य जो क्रॉप्स हैं उनकी उपज को बढ़ाना। रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स जो है इनको बढ़ाना। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड फार्मर एंड एग्रीकल्चरिस्ट, जो अंडर प्रिविलेज्ड फार्मर्स हैं या फिर हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो उनके इंटरेस्ट की, उनके हितों की रक्षा करना। इसीलिए देखिए समय समय पर नई नई पॉलिसीज़ जो हैं वो आती रहती हैं, जिससे इनकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो भी चीज़ है, ठीक है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को जो चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं उनको दूर करना। क्लियर है? एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए नए नए रिसर्च किए जाना, और लोगों को ट्रेन करना कि किस तरीके से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो एग्रीकल्चर से निकाला जा सके, तो इसलिए इनको इस्टेब्लिश करना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।